तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। हिंदी का जो यह क्लास है, यह क्लास कक्षा 11 और 12, ठीक है, यानी 11th और 12th दोनों के लिए यह आपका कॉमन क्लास है। क्योंकि इस कॉमन क्लास में मैं आप सभी को निबंध, सर्वप्रथम मैं आप सभी को निबंध काफ़ी अच्छे से कराऊंगा, यानी निबंध को समझाऊंगा। क्योंकि आप सभी को ही जानते हैं हिंदी में जो निबंध होते हैं वह 8 अंक के पूछे जाते हैं। निबंध को कराने के बाद फिर मैं आप सभी को पत्र लेखन, संक्षेपण, फिर उसके बाद व्याकरण को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो निबंध से लेकर के जो आपका व्याकरण तक की जो क्लास है, यह क्लास 11th और 12th के लिए कॉमन क्लास है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर्वप्रथम हम लोग निबंध को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अब निबंध में सबसे पहले हमें किस निबंध को जानना है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग निबंध में दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज प्रथा निबंध को सबसे पहले समझना है, सरल भाषा में समझना है। किस प्रकार के भाषा में? तो प्यारे बच्चों, सरल भाषा में। क्योंकि आपके एग्जाम में कहा जाएगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में निबंध लिखें, ठीक है। यानी कि यदि आप हिंदी में निबंध में 8 में 8 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों में ही निबंध को लिखना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो निबंध है, निबंध 8 अंक के होते हैं। इसलिए जब तक आप कम से कम 200 शब्द में निबंध को नहीं लिखिएगा, आपको 8 में 8 नंबर नहीं प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं निबंध को कम से कम 600 शब्द में मैं आपको निबंध को समझाऊंगा तथा 300 शब्दों में निबंध को मैं आप सभी को कॉपी में लिखा दूंगा, ठीक है। तो हमें जो भी निबंध का अध्ययन करना है, निबंध साधारण शब्दों में होगा। किसी भी प्रकार का पासपोर्ट गाइड वगैरह इन सभी से मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने शब्द में नहीं है। हिंदी में यदि आप लिखते हैं तो निबंध में 8 में 8 अंक आपको प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले निबंध को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि निबंध 8 अंक का है और 250 शब्द में लिखना, याद करके लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लगेगा। इसलिए मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा, इस प्रकार से साधारण शब्दों में समझाऊंगा, जिससे आप हिंदी में 300 शब्द तो क्या 500 शब्द में बड़े ही आसानी से बिना याद किए आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आते हैं दहेज प्रथा। ये जो दहेज प्रथा है, सर्वप्रथम हम दहेज प्रथा का परिचय पॉइंट पढ़ा देंगे, ठीक है। आप चाहे तो पॉइंट दे सकते हैं और चाहे तो पॉइंट नहीं भी दे सकते हैं। जब आप पॉइंट नहीं दीजिएगा तो पैराग्राफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दहेज प्रथा का परिचय आप सभी को हम देंगे, यानी समझाएंगे, परिचय आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं आखिर ये जो दहेज जो वर्ड है, ठीक है, ये दहेज, क्योंकि दहेज प्रथा जो होता है आप सभी को पता ही है कि दहेज प्रथा क्या होता है। दहेज प्रथा के अंतर्गत जो है, लड़का पक्ष क्या करता है, लड़की से धनराशि लेता है, उसके बाद वो विवाह करता है, ठीक है। इतनी बात तो आप सभी तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो हमें सर्वप्रथम देखना है इस दहेज वर्ड को कि आखिर ये जो दहेज वर्ड है, यानी शब्द है, ये शब्द आखिर आया कहाँ से है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो मुस्लिम धर्म है, ठीक है, उस मुस्लिम धर्म में, या मुस्लिम धर्म छोड़ दीजिए आप, जो दहेज है प्यारे बच्चों, ठीक है, यह उर्दू भाषा
ठीक है। उर्दू भाषा, उर्दू भाषा का शब्द जहेज से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो प्यारे बच्चों जहेज से, यानी कि मुस्लिम में जब शादी होता है तो वे लोग जहेज लेते हैं, वे लोग दहेज नहीं लेते हैं, वे लोग जहेज लेते हैं। कोई यदि आपका मुस्लिम फ्रेंड होगा तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं जहेज, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर ये जहेज क्या होता है, ठीक है। और इसी उर्दू, ये जो उर्दू भाषा जो शब्द है जहेज, इस जहेज शब्द से हमारा क्या बना है? हमारा दहेज बना है, ठीक है। यानी ये जो दहेज है, दहेज शब्द उर्दू भाषा शब्द जहेज से बना है। अब आप कहिएगा कि सर जहेज का क्या अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों जहेज का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है सौगात, ठीक है। सौगात, सौगात तो आप सभी कोई समझते होंगे। सौगात का मतलब क्या होता है? सौगात का मतलब होता है, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वे बच्चे समझ जाइए। सौगात का मतलब होता है उपहार, या कहिए तोहफा, तोहफा कहिए, उपहार कहिए, ठीक है, समझ गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में जब शादी होता है तो उन्हें जहेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जहेज। जहेज का मतलब वे लोग उपहार देते हैं, तोहफा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो दहेज है वह उर्दू भाषा जहेज शब्द से आपको लिया गया, यानी जहेज से आपको बना है, जिसका अर्थ होता है सौगात। तो दहेज शब्द कैसे बना, इसको तो समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों? दिक्कत, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यदि है तो कमेंट करके आप हमें बेशक बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे कि आखिर ये जो दहेज है, दहेज की शुरुआत आखिर हुआ कैसे? जो हम लोग आज जो दहेज देते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुआ? यहाँ तक कि जो दहेज का जब से शुरुआत हुआ है तब से लेकर के आज तक, यानी अभी भी यह दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा है कि नहीं है आज भी? कमेंट करके प्यारे बच्चों आप सभी को बताइएगा, ठीक है। तो दहेज प्रथा आज भी तो है, लेकिन आप तो कहिएगा ना कि सर आखिर दहेज प्रथा कब से चली आ रही है? पहले जब मानव, आदि मानव था तो दहेज वेज का तो सिस्टम तो था, ये आपको था नहीं, ठीक है। आखिर ये दहेज प्रथा कब से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था, यानी कि बहुत पुराने जमाने में लड़का और लड़की का शादी होता था, ठीक है। ये मेरा हो गया लड़का, हीरो बाबू, ठीक है, और ये मेरी हो गई लड़की, हीरोइन, ठीक है, ऐश्वर्या राय। तो जब पुराने ज़माने में लड़का और लड़की का शादी होता था तो शादी होने के उपरांत, यानी शादी होने के बाद लड़का, ये जो लड़का है, लड़का क्या करता था कि लड़की के पिता, यानी पिताजी, शादी होने के बाद लड़की के पिताजी के पास लड़का जाता था और लड़की के पिताजी को झुक करके, पैर छू करके आशीर्वाद लेता था, ठीक है। यानी जब लड़का लड़की का शादी हो जाता था तो लड़का क्या करता था, लड़की के पिताजी के पास वो जाता था और झुक करके, पैर छू करके आशीर्वाद लेता था। यह आशीर्वाद आज आप भी देखिएगा, वर्तमान समय में भी जब लड़का और लड़की का जब शादी हो जाता है तो अभी भी देखिएगा, जो लड़का होता है जब विदाई के समय में देखेगा कि लड़का जितना भी होगा सभी का पास जाएगा, पैर छू करके आशीर्वाद लेगा, ठीक है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देख लीजिए, ठीक है ना। तो जब लड़का जो है लड़की के पिता के पास जाकर के पैर छू करके आशीर्वाद लेता था तो लड़की के जो पिताजी होते हैं वह पिताजी शुभ के तौर पर, किसके तौर पर? शुभ, ठीक है, यानी अच्छा हो, शुभ का मतलब वही होता है। शुभ के तौर पर लड़की के पिताजी लड़का के हाथ में कुछ धन राशि देते थे, यानी कुछ रुपए देते थे।
आज भी देखिएगा जब लड़का लड़की का शादी हो जाता है, जब लड़का आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूता है तो सब उसको रुपए देता है। आज भी आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? दिया जाता है। आज भी आप देखिएगा, आपको शायद पता होगा, जब आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने जब आप थे, जब आप नानी घर जाते होंगे, तब जब जाने के बाद जब आप नानी घर में रह करके जब आप घर जब जाते होंगे तो घर जाते टाइम आप विदा के लिए नाना को, नानी को, मामू को पैर छू करके आप आशीर्वाद लेते होंगे। तो जब आप आशीर्वाद लेते होंगे तो शुभ के तौर पर आपके नाना जी या आपके मामी या आपके मामा या आपके नानी जी कम से कम 58-54 आपको दिए होंगे, यानी कि कोई 5 रुपये दिए होंगे, कोई 10 रुपये दिए होंगे। मिला है कि नहीं मिला आपको पैसा? नानी घर से जब आप घर आते थे तो नाना जी अवश्य रूप से जब आप नाना जी को प्रणाम करते होंगे तो शुभ के तौर पर से 5 रुपये 10 रुपये आपको दिए होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जब लड़का लड़की का शादी हो जाता था तो शादी होने के बाद लड़का लड़की के पिता के पास जाकर के पैर छू करके आशीर्वाद लेता था और बदले में यानी शुभ के तौर पर लड़की के पिताजी उन्हें कुछ धनराशि आपको हाथ में देते थे। अब ये जो धनराशि है, यही धनराशि धीरे 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 आगे चल करके एक दहेज का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया प्यारे बच्चों? दहेज का रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो दहेज की शुरुआत कहां से हुई, इसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो परिचय में तो हम तो यहां तक तो आराम से लिख हम सकते हैं। किस प्रकार से अब हम परिचय लिखेंगे? इस प्रकार से लिख सकते हैं, दहेज उर्दू भाषा शब्द दहेज से बना है, जहेज से बना है, जिसका अर्थ सौगात होता है यानी उपहार होता है। प्राचीन समय में लड़का लड़की का जब शादी होता था, शादी होने के उपरांत लड़का शुभ के तौर पर लड़का लड़की के पिताजी के पास जाकर के पैर छू करके आशीर्वाद लेता था। लड़की के पिताजी शुभ के तौर पर लड़के के हाथ में कुछ धनराशि देते थे। यही धनराशि आगे चल करके दहेज का रूप धारण कर ली, ठीक है। जहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? फिर आपको आगे बताना है कि यही जो दहेज है, ठीक है, आज यह दहेज एक समाज में अभिशाप के रूप में बन गई है। किस रूप में बन गई है? तो प्यारे बच्चों, अभिशाप, ठीक है। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, समाज में एक सामाजिक अभिशाप के रूप में बन गई है, ठीक है। आज दहेज के बारे में हर कोई निंदा करता है, दहेज के बारे में हर कोई निंदा करता है, यानी सब कहेगा नहीं दहेज लेना ठीक बात नहीं है, गलत है, लोगों को दहेज लेना नहीं चाहिए। लेकिन जब लोगों का अपनी बारी आता है, यानी कि लोग जब खुद जब शादी करने के लिए जब जाते हैं तब वे दहेज बढ़ चढ़ के लेते हैं, ठीक है। क्या तक समझने में कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में दहेज प्रथा एक अभिशाप के रूप में, यानी किस प्रकार दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, ठीक है। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे तो प्यारे बच्चों देखेंगे, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, ठीक है। तो यहां पर सामाजिक अभिशाप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया दहेज प्रथा आपका हो गया एक सामाजिक अभिशाप, ठीक है। तो देखिए आजकल यानी वर्तमान समय में आजकल हम आए दिन मोबाइल में क्या, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार, टेलीविज़न यानी न्यूज आपका हो गया, न्यूज़पेपर, इन सभी में दहेज प्रथा की प्रताड़ना के बारे में हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? दहेज प्रथा का जो प्रताड़ना है, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से अभी मिलती है? हम लोग आए दिन या तो मोबाइल पर देखते हैं, या तो अखबार में देखते हैं, या तो टेलीविज़न, या तो न्यूज़ पर हम लोग देखते हैं। इन सभी चीज़ों में हमें दहेज प्रथा के अभिशाप के रूप में कई कहानियाँ देखने को प्यारे बच्चों मिलती हैं, ठीक है। आज दहेज प्रथा पूरे समाज में एक कैंसर की भांति एक कैंसर बन चुका है। यानी ये जो दहेज है, दहेज प्रथा है, आज हमारे समाज में एक कैंसर बन चुका है। कैंसर कहने का मतलब कैंसर जो बीमारी होता है वो प्यारे बच्चों एकदम फैलता है,
तो इसी प्रकार ये जो दहेज प्रथा है वो फैलते ही जा रहा है, यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दहेज प्रथा हमारे समाज में इस प्रकार कैंसर की भांति फैल रहा है कि यह पूरे समाज को अपने आगोश में ले बैठा है। ठीक है, यानी कोई भी समाज इस दहेज प्रथा से वंचित नहीं है, सभी के सभी इस दहेज प्रथा के आगोश में आ चुके हैं। ठीक है, आज वस्तुतः देखा जाए तो दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा यह क्या बन चुका है, एक आपको व्यापार बन चुका है। दहेज प्रथा को व्यापार हम नहीं बोलेंगे, विभाग बोलेंगे। ठीक है, आज वस्तुतः देखा जाए तो हमारे समाज में जो विवाह है, विवाह मतलब शादी, ठीक है, विवाह यानी कि शादी, आज वस्तुतः देखा जाए तो जो विवाह है हमारे समाज में एक व्यापार बन चुका है। क्या बन चुका है प्यारे बच्चों? व्यापार बन चुका है। इस व्यापार की मंडी में, ठीक है, मंडी मतलब होता है बाजार। इस व्यापार की मंडी में, ठीक है, इस व्यापार की मंडी में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा यानी जानवरों की भांति इस व्यापार की मंडी में दूल्हे को बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है? तो प्यारे बच्चों, दूल्हे को बेचा जाता है। जिस प्रकार एक मंडी में कुत्ता बिकता है, यानी जानवर का मंडी में क्या बिकेगा? कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय, ठीक है, साग सब्जी की मंडी में, उसी प्रकार यह शादी जो व्यापार का जो मंडी है, इस मंडी में दूल्हे बिकता है। हर दूल्हे के गले में कुत्ते की भांति एक पट्टा बंधा होता है और उस पट्टे पर लिखा होता है दुल्हा बिकाऊ है। क्या लिखा होता है? तो प्यारे बच्चों, दुल्हा बिकाऊ है। पूंजीपति व्यापारी अर्थात लड़की का पिता, ठीक है, पूंजीपति व्यापारी अर्थात लड़की का पिता आए, अपने हैसियत अनुसार, यानी जितना उनका हैसियत है, अपने हैसियत अनुसार दूल्हे को चुने और चुनने के बाद अपनी बचिया का शादी उस दूल्हे के साथ करा दे। ठीक है, इस प्रकार लड़का और लड़की का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, शादी होता है। इस मंडी में हर दुल्हा का हर अलग अलग कीमत होता है। ठीक है, हर पट्टे पर अलग कीमत होता है। यदि लड़का बेरोजगार हो तो लिखा होता है मात्र 50,000। लड़का यदि छोटा मोटा दुकान चलाता हो, मात्र 1 लाख रुपए में ले जाओ। लड़का यदि जमींदार है, तनी बड़ा दुकान है, 5 लाख। और कहीं यदि लड़का सरकारी कर्मचारी निकल जाए तो सीधे कहेगा 10 लाख। लड़का डॉक्टर है तो 15 लाख, और यदि लड़का कलेक्टर है तो सीधे 50 लाख। यानी जैसा आपके पास रुपए हैं, आप अपना हैसियत के अनुसार लड़का चुने और अपने पुत्री का शादी अपने पुत्री का शादी दूल्हे के साथ करा दे। इस प्रकार से इस व्यापार में लड़का को खरीदा जाता है और खरीदने के बाद लड़का लड़की का शादी होता है। यहां तक समझने में प्यारे बच्चे कोई दिक्कत? ठीक है, अब जब लड़की का जब शादी होने वाला होता है तो लड़की जो बेचारी होती है एकदम शौकीन होती है। ठीक है, ख्वाब देखती है। जब लड़की कुमारी होती है तो वो ख्वाब देखती है। वो ख्वाब देखती है कि मेरा जो दुल्हा होगा वह राम जैसा होगा। वो कैसा होगा प्यारे बच्चों? वह राम जैसा होगा। मेरा जो देवर होगा वह लक्ष्मण जैसा होगा। ठीक है, और मेरा जो ससुर होगा वह कैसा होगा? जो नाम रख लो, एकदम बेहतरीन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लड़की काफी ख्वाब देखती है। अंततः लड़की का शादी होता है। शादी होने के बाद जो दहेज रूपी राक्षस होते हैं, ठीक है, जो दहेज रूपी राक्षस होते हैं, उस लड़की का पीछा वो शादी के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। वह समय समय पर लड़की को प्रताड़ना देते हैं। किस प्रकार से? जैसे अभी गर्मी है कि नहीं गर्मी, हल्का सा गर्मी लगा या लड़की को गर्मी लगा, लड़की के ए जी गर्मी लग रहा है, लड़का सीधे कहेगा बाबूजी के कहो ना पहुंचा दे एसी, पहुंचा दे कूलर।
इस प्रकार से जो लड़का होता है वो समय समय पर दहेज रूपी जो राक्षस होता है वह लड़की से कभी फ्रिज का, कभी एसी का, कभी कूलर का, कभी मोटरसाइकिल का, तो कभी कार का डिमांड करते रहता है और बेचारी लड़की को प्रताड़ना देते रहता है कि तुम्हारा बाबूजी मोटरसाइकिल नहीं दिए हैं, अभी तक जो है गाड़ी नहीं दिए हैं, कूलर नहीं दिए हैं, ये नहीं दिए हैं तो वो नहीं दिए। बेचारी लड़की का जो ख्वाब होता है वो ख्वाब ही रह जाता है। वे जो ख्वाब देखी थी कि मेरा जो दूल्हा राम जैसा होगा, अब वह राम कोई राक्षस से कम पावर में नहीं है। यानी लड़की उस राम को, उस अपने दूल्हा का चेहरा वहां राम नजर ना आकर के एक राक्षस का नजर आता है। जो वह सोची थी कि मेरा जो देवर लक्ष्मण जैसा होगा, अब वो देवर किसी चंडाल से कम नहीं है, क्योंकि दहेज का प्रताड़ना इतना दिया जाता है कि यदि लड़की के पिताजी सामान को नहीं पहुंचाते हैं, धनराशि नहीं देते हैं, तो लड़की को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और अंत में यदि मांग पूरी नहीं की जाती है, ठीक है, यानी मोटरसाइकिल, कार का, कूलर का मांग यदि लड़का पक्ष को पूरा उनके पिताजी नहीं करते हैं, तो लड़का पक्ष क्या करता है, घर में ही वधू यज्ञ कर डालते हैं। कौन यज्ञ कर डालते हैं? तो प्यारे बच्चों, वधू यज्ञ। जैसे घर में होम यज्ञ होता है ना, तो घर में ही वे लोग वधू यज्ञ कर देते हैं। उस यज्ञ में कौन जलता है? तो बेचारी स्त्री जलती है। अर्थात हम कह सकते हैं मांग पूरी ना होने पर लड़की को क्या किया जाता है, या तो मार दिया जाता है, जिस प्रकार से उसको खत्म करना वो कर दिया जाता है। ऐसा खत्म आपने अक्सर पेपर में, टेलीविजन में, न्यूज में, मोबाइल में आपने कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार लड़की का ख्वाहिश ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लड़की जो होती है, यदि लड़की का शादी होने में किसी कारणवश विलंब हो जाता है, क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, विलंब यानी कि देरी हो जाता है। अब देरी होने का भी अपना ही कारण होता है। ठीक है, कारण क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए, यदि लड़की के पिताजी एक्सपायर कर गए, या लड़की के पिताजी काफ़ी निर्धन है, यानी काफ़ी ज़्यादा गरीब है, क्या है, गरीब है, तो गरीबी के कारण लड़की का जो शादी है वह शादी होने में काफ़ी ज़्यादा देरी आपको होता है कि नहीं होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि जिनके पिताजी, ठीक है, यहाँ तक कि जिस लड़की का बाप 7-8 लड़की का बाप हो, यानी कि जो व्यक्ति का बेटी कम से कम 4 बहन हो या 5 बहन हो, है कि नहीं? कभी कभी देखते होइएगा कि 4-5 बहन कोई होती है। अब जो 5 बहन है उसका जो बाप होता है किसी कुत्ता और भिखारी से कम नहीं होता है। भिखारी से भी ज़्यादा बेहतर हाल उस लड़की का बाप का होता है। यदि वो उस लड़की का बाप यदि गरीब है, तो लड़की का बाप यदि गरीब हो, ठीक है, 4-5 बेटी का बाप हो, ऐसे स्थिति में लड़की के पिता किसी भिखारी से कम पावर के नहीं, यानी कि भिखारी से भी काफ़ी खराब हाल हो जाता है। अपनी बेटिया का शादी करने में उनका घर द्वार जमीन सब बिक जाता है। जो 4-5 लड़की का बाप है, गरीब है, बेटी का शादी करने में घर द्वार जमीन सब बिक जाता है। क्या जमीन बिकते हुए आपने देखा कि नहीं देखा? इस दहेज के कारण आपने देखा होगा अपने समाजों में। ठीक है, अंत में घर द्वार जब बिक जाता है तो लड़की का बाप क्या करता है? हाथ में एक कटोरा लेता है, पटना स्टेशन जाता है और पटना स्टेशन के गेट पर भीख मांगता है, तनी चारना दे दे। इस प्रकार से देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग? यदि देखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लड़की जब छोटी होती है, ठीक है, छोटी होने के बाद लड़की धीरे धीरे क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, आपको बड़ी होती है। लड़की भी ख्वाहिश देखती है कि मेरा एक दिन शादी होगा, लेकिन यदि पिताजी एक्सपायर कर गए, घर में रुपए नहीं है, उस रुपए के कारण लड़की का शादी नहीं हो पाता है। लड़की का एज बढ़ते चला जाता है 20 से 25, 25 से 30 कहीं यदि हो गया,
30 के बाद यदि 31 हो गया तो समाज तिल तिल करके ताना देना शुरू कर देता। अरे वो तो 31 साल की है, अभी तक उसका शादी नहीं हुआ है। अरे जानती नहीं हो, वो लड़की का नखरे अलग है। बाबूजी रिश्ता लगाते तो कहते नहीं हम छप्पड़ घर में बियाह नहीं करेंगे, नहीं लड़का जो है लड़का निठल्ला है, कुछ नहीं करे इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। लड़की का अपने क्या है, मतलब कि बहुत लड़की ठीक नहीं है। इस प्रकार से समाज क्या करता है, उस लड़के के बारे में तिल तिल करके ताना देता। ऐसा ताना आपने सुना है कि नहीं सुना है? आपने अक्सर सुना होगा। वजह किसी को नहीं पता होता है कि लड़की के पास, पिता के पास पैसा नहीं है, समाज उसको ताना देना शुरू कर देता है। और लड़की का यदि एज 31, 32 से 35 हो गया तो समाज इस कदर लड़की को ताना देता है कि लड़की अंत में समाज का जो कुदृष्टि है, लड़की अपने घर का इज्जत बचाने के लिए अपने आप को ही समाप्त कर लेती है। अपने आप को क्या कर लेती है तो प्यारे बच्चों, समाप्त कर लेती है, यानी खत्म कर लेती है, मर जाती बेचारी लड़की। आपने देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा होगा अपने समाजों में, ठीक है, कहीं ना कहीं पेपर में, न्यूज़पेपर आपने सुना होगा। इस चीज को देख करके, ठीक है, इस चीज को देख करके किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है। और वो कौन कहा है? मेरे पिताजी ने कहा है। क्या कहा है पता है? मेरे पिताजी ने कहा है, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, आरती चढ़ी हजारों कन्या बैठ सकी ना डोली में। ठीक है, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, आरती चढ़ी हजारों कन्या बैठ सकी ना डोली में। यदि आप चाहते हैं कि अभी भी हर कन्या डोली में बैठे तो आप आज खुद से प्रण लीजिए कि मैं शादी करूंगा तो बिना दहेज के करूंगा। प्रण लीजिए और कमेंट में उस चीज को लिखिए कि जी सर मैं प्रण मैं लेता हूं कि मैं जो शादी मैं बिना दहेज का करूंगा। ठीक है, तो ये लाइन यदि आप अपने एग्जाम में लिखिएगा लाइन बाय लाइन करके तो 100% 8 में 8 एग्जामिनर भी आपको कोई काट नहीं पाएगा। क्या लिखना है? सीधे लिखना है इस घटना को लिखते हुए, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, आरती चढ़ी हजारों कन्या बैठ सकी ना डोली में। क्या ये बात सच है कि नहीं सच है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा? यहां तक इतना चीज देख करके हमें नहीं लगता है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है? आपको नहीं लगता है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहां तक प्यारे बच्चों जो हमारा सामाजिक अभिशाप पॉइंट है, यह पॉइंट आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रोकथाम। ठीक है, रोकथाम। आखिर दहेज प्रथा का जो रोकथाम है वह किस प्रकार हम कर सकते हैं? तो दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए सरकार अनेक उपाय किए हैं। क्या किए हैं? अनेक उपाय। लेकिन सरकार का जो योजना है, जिस योजना के आधार पर वह दहेज प्रथा को रोकना चाहती है, वह योजना पर चले रास्ता, यानी वह उस योजना का सड़क ही क्या है? तो दहेज रूपी दानव है, राक्षस है। क्योंकि योजना के अंतर्गत सारा का सारा कर्मचारी होगा, और जितना भी कर्मचारी है, चाहे बीडीओ हो, सीईओ हो, समाज का, अरे ये तो सरकारी नौकरी में है, सीधे 50 लाख ऐसे वो डिमांड करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो सरकार का योजना खाट के 3 पात के समान है, यानी कि नामे का है, कोई काम का है नहीं, बस नाम का है, लेकिन आज तक वह सफल नहीं हो पाया है। तो आखिर हम दहेज प्रथा को समाप्त कैसे कर सकते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें बस एक कदम उठाना पड़ेगा। वह कदम है कि लड़की को मजबूत करना पड़ेगा, लड़की को शिक्षित करना पड़ेगा। लड़की जब शिक्षित हो जाएगी, लड़की खुद समझदार हो जाएगी। समझदार होगी कि नहीं होगी? ठीक है, समझदार हो जाएगी।
तो हर माता पिता को चाहिए कि उस लड़की को शिक्षा दे, शिक्षा से वंचित ना छोड़े। अब देखिएगा जो सरकार है, सरकार भी नारी को शिक्षा बहुत ज्यादा देता है। सरकार कहता है कि यदि कोई लड़की मैट्रिक में फर्स्ट कर जाएगी तो 10,000, इंटर में फर्स्ट कर जाएगी तो 25,000। अब तो 25,000 दे रहा है। काहे दे रहा है? क्योंकि लड़की पढ़े। यहां तक कि लड़की सेकेंड डिवीजन भी कर जाएगी तो भी 19 रुपये दिया जाता है, शायद 8,000 दिया जाता है, अब शायद बढ़ा दिया होगा रुपये। जबकि लड़का को क्या मिलता है? लड्डू मिलता है, जबकि लड़की को रुपये मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लड़की पढ़े। लड़की जब बीए कर लेगी तो भी देखिएगा 25,000 पहले मिलता था, अब शायद 50,000 मिल जाएगा। लड़की कोई भी वैकेंसी भरेगी तो उसके लिए कम रुपये लगता है। सरकारी नौकरी के लिए उसके लिए लड़की के लिए नौकरी रिजर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि लड़की मजबूत बने। यदि लड़की को शिक्षा दी जाएगी, लड़की समझदार हो जाएगी। शिक्षा के बाद लड़की को क्या करना है? आत्मनिर्भर बना देना, यानी लड़की को खुद के पैर पर खड़ा कर देना है। अब यदि लड़की को शिक्षा दे दिए, यदि लड़की को हम रोजगार भी दे देते हैं, इसलिए देखिएगा कि जितना भी वैकेंसी आता है सब वैकेंसी में लड़की का जॉब फिक्स होता है, यानी रिजर्व रहता है। अब यदि लड़की खुद के पैर पर खड़ा हो गई, नौकरी भी कर रही है, अब उसके सामने कोई कहेगा कि हमको चाहिए 10 लाख दहेज या 20 लाख, तो लड़की क्या कहेगी? हम क्यों करेंगे तुमसे शादी? मैं खुद कमाती हूं, मैं तुमसे बेहतर हाउस हस्बैंड रख लूंगी। मैं क्या रखूंगी? मैं हाउस हस्बैंड। तुम जो चाहता है हाउस वाइफ, मैं हाउस वाइफ ना बन करके मैं खुद ही एक बेरोजगार लड़के से शादी करूंगी, उसको मैं खुद खिलाऊंगी पिलाऊंगी और मैं हाउस हस्बैंड रख लूंगी। तो ये स्वतः ये जो दहेज प्रथा, और जो लड़का बेरोजगार होगा वो भी खुशी खुशी फ्री में शादी कर लेगा। चलो कम से कम पत्नी कमाती उमाती है, नई नौकरी हुआ तो कोई बात नहीं है कि नहीं। क्या होगा? तनी मनी खाने न बनाएंगे, घर में बनाएंगे, बाहर में थोड़ी कोई लोग देखेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम लड़की को शिक्षा दे देते हैं, लड़की को मजबूत कर देते हैं, आत्मनिर्भर बना देते हैं, तो लड़की अपने शादी का फैसला वो खुद कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है कि नहीं। इससे जो दहेज प्रथा है प्यारे बच्चों, वो दहेज प्रथा स्वतः आपको समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जब जो व्यक्ति दहेज लेता है, जब उससे पूछा जाता है, अब तो बड़ा कहते थे कि नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, आज आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, पता चला कि आप तो हो 15 लाख दहेज लिए हैं। ऐसा आप देखिएगा अपने समाज में। पहले कहेगा नहीं हम दहेज नहीं लेंगे, पूरा लेक्चर देगा दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब शादी करेगा पता चलेगा कि वही 20 लाख दहेज लिया है जो बोलता था नहीं लो। तो जब उससे पूछा जाता है कि आपने दहेज क्यों लिया, तो वह व्यक्ति बोलता है अरे जब हमारे भगवान जी जब शादी किए थे तो खुद ही दहेज लिए, जब हमारे देवता भगवान दहेज ले सकते हैं तो मैं दहेज ले लिया, तो मैं क्या गलत कर दिया? मैं गलत कर दिया? नहीं, मैंने तो कोई गलत नहीं किया। ठीक है, जब हमारे देवता यानी जब कृष्ण भगवान जब शादी किए थे तो वो भी दहेज लिए थे। जब भगवान हमारे आपको क्या दहेज ले सकते हैं तो मैं दहेज ले लिया, तो मैं कौन सा गुनाह कर दिया? ठीक है, इस प्रकार यह बात बोल करके वह अपना पलड़ा को क्या कर लेता है? तो झाड़ लेता है। ठीक है, आज समाज का निंदा हर कोई करता है, लेकिन निदान के बारे में जब कहा जाए तो सब अपना अपना पांव पीछे खींच लेता है। ठीक है, यदि दहेज प्रथा को वास्तविक तौर पर से हमको खत्म करना है तो दहेज प्रथा का जो मुख्य कारण होता है वह कारण है स्वजातीय विवाह। कौन सा विवाह? स्वजातीय। ठीक है, आजकल बेमेल विवाह बड़ा प्रचलित है। कौन सा विवाह? बेमेल विवाह। बेमेल विवाह वह होता है जिसका कोई मेल नहीं, अर्थात इंटरकास्ट। ठीक है, यदि स्वजातीय विवाह को हम समाप्त कर देते हैं, बेमेल विवाह को काफी ज्यादा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इंटरकास्ट जो शादी होता है, इससे क्या हो जाएगा? जो दहेज प्रथा है वह दहेज प्रथा स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज आप देखिएगा कि यदि कोई इंटरकास्ट शादी करता है,
इंटर कास्ट शादी, ठीक है, तो उन्हें धनराशि भी दिया जाता है। सरकार आपको रुपए देगा यदि आप इंटर कास्ट शादी करिएगा, ठीक है। यदि कोई मान के चलो कोई जनरल है, कोई एससी है, तो उनको देखिएगा कि शायद 50 या 1 लाख रुपए भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बेमेल विवाह को काफी ज्यादा प्रोत्साहित यदि आप करते हैं तो दहेज प्रथा भी स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अंततः हम यह देख पा रहे हैं कि दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में एक अभिशाप के रूप में बनी हुई है। हमें नारी को सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए, नारी को शिक्षित करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। खास करके ये कदम उठाना चाहिए। यदि इस कदम को उठाते हैं तो दहेज प्रथा वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, आत्मनिर्भर बन जाएगी, वह अपना शादी का फैसला वह खुद ब खुद कर सकता है। लड़की का बाप को कोई टेंशन होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी को बहुत कंप्लेन होगा कि सर आप 4 दिनों से क्लास नहीं लिए, कहाँ थे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरा व्हाइट बोर्ड ही टूट गया था। ये जो क्लिप है ये टूट गया था काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए दिए थे वो कल कर रहा था, मैं कल पहुँचा दूंगा। तो जिस कारण मेरे पास व्हाइट बोर्ड था ही नहीं जो कि मैं आपको पढ़ा पाता। आप देख रहे होंगे ये जो व्हाइट बोर्ड है पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा खुद आप देख सकते हैं कि अलग बोर्ड है, पहले का अलग बोर्ड था, अभी का आपका अलग बोर्ड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज तो मैंने दहेज प्रथा को काफी अच्छे तरीके से समझा दिया। कितना शब्द आपका हो गया होगा? 600 शब्द से तो ज्यादा आपको न हो गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इससे भी और नमार करके हम और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दे, तो आप आसानी से बड़ा आप है ना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12th में आपको मात्र 240 शब्द में आपको लिखना है, तो उस आधार पर हम कम से कम आपको 600 शब्द में आज मैंने आप सभी को समझा दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है वो 11th और 12th दोनों क्लास के लिए है। 12th का जो हिंदी का क्लास है वह क्लास आपको शाम को चलेगा। उस क्लास में मैं आप सभी को बुक में आपको पढ़ाऊंगा दिगंत भाग 2, जबकि इस टाइम, ठीक है, मैं आप सभी को 11th वाले बैच में मैं आपको क्या करूंगा, 12th वाले बैच को भी अटैच कर दूंगा, जिससे जो निबंध है, व्याकरण है, आपका पत्र लेखन है, ठीक है, और संक्षेप पढ़, चूंकि दोनों को तो सेम ही पढ़ना है, इसलिए दोनों को मैं क्या कर दिया, मैं आपको मैच कर दिया, सॉरी आपका कॉमन कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।